Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and once again I'm in front of you with the Hindu analysis for today. So let's get started. Some really interesting stories today. So Center has said to Supreme Court that NDA will admit women candidates. Okay, so women candidates will get admission in National Defence Academy. That's an interesting update. Jharkhand clears bill for 75% quota for locals in private sector jobs. Okay, so another quota story. Ceasefire with NSCN-K Nikki group in Nagaland insurgent group. We'll talk about it. Supreme Court Collegium approves 12 names as permanent judges of High Court. Supreme Court has made it a habit and probably has made it a mission to fill up vacancies in the judicial system. So another step towards it. Panel set up to draft bill on drugs, cosmetics and medical devices. A new panel. Government clears textiles PLI plan, an important initiative in textile sector. We will talk about it. ग्रीन हाइड्रोजन आने वाली, देखो अभी आज का एडिटोरियल सेक्शन स्पेशल है, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आए हैं. द आर्टिकल ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इज गुड. देन देयर इज आर्टिकल ऑन वैक्सीनेशन, द लैग बिटवीन जेब्स, डिसीजन बाय केरला हाई कोर्ट, वो भी इंटरेस्टिंग है. एंड देन probably a critical analysis of a announcement made by Odisha government, questionable quota policy, which is also an interesting article. तो तीन बड़े अच्छे आर्टिकल्स हैं. हम इन सब आर्टिकल्स और स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, एक एक करके इन सबको समझेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. एनडीए विल एडमिट विमेन. तो थोड़े टाइम पहले मैंने आपको अगस्त के महीने में हमने बात की थी. सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये बात कही थी कि इस साल जो एनडीए के एग्जाम्स होने वाले हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम्स होने हैं, उसमें दे वांट टू अलाउ विमेन टू सिट इन दोज एग्जाम्स. ठीक है. उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि वी विल अलाउ विमेन टू टेक नॉट ओनली टू टेक एग्जाम्स, टू स्टडी इन नेशनल डिफेंस एकेडमी. ठीक है. बट वी नीड सम टाइम. तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने कि हमें आप एक साल का वक्त दें. वी वांट टू सेट अप पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग मैनुअल एक्सेट्रा. तो आप इस साल तो स्टेटस को मेंटेन करें और नेक्स्ट ईयर से वी विल एंश्योर दैट दिस हैपेंस. सो यूनियन गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन टू अलाउ वुमेन एंट्री इनटू नेशनल डिफेंस एकेडमी. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है. ठीक है. So if this decision comes through formally on paper, women can prepare for a career in armed forces immediately after class 12th. तो अभी क्या है कि एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जाकर के पढ़ सकते हैं जस्ट आफ्टर क्लास 12th, बट वुमेन के लिए परमिशन नहीं है. ठीक है. व्हाट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी? इट इज अ ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग एकेडमी. ठीक है. तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो आप अपने क्लास 12th के बाद एग्जामिनेशन दे सकते हैं और यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू योर रिस्पेक्टिव एकेडमीज फॉर अ प्री कमीशन ट्रेनिंग. एनडीए कहाँ पर है? पुणे में इसके हेडक्वार्टर्स हैं. एनडीए एस्टैब्लिश हुआ था 1954 में और इसके कमांडेंट का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री. ठीक है. तो जब भी कोई न्यूज़ पढ़ें उसके बैकग्राउंड के बारे में सोचें. आपने पढ़ा कि women candidates can study in NDA, तो women students can get trained on NDA. तो समझें कि NDA है क्या, नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या है, क्या रोल प्ले करता है. ठीक है. और भी थोड़ा सा पढ़ें ऑन जेंडर इक्वालिटी इन आर्म्ड फोर्सेस. आई विल सजेस्ट यू दैट. ठीक है. अच्छा. झारखंड हाउस क्लियर्स बिल फॉर 75% कोटा फॉर लोकल्स. देखो ये एक इंटरेस्टिंग बिल झारखंड गवर्नमेंट ने पास किया है. इसमें उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में 40,000 रुपीज तक की अगर कोई जॉब है, ठीक है, तो उस जॉब में 75% रिजर्वेशन लोकल्स को मिलना चाहिए. ठीक है. यानी लेट्स से 100 लोग इस पे ब्रैकेट में काम कर रहे हैं, तो उन 100 में से 75 लोग लोकल झारखंड से होने चाहिए. ठीक है. तो इस तरह का इनिशिएटिव लेने वाला ये पहला स्टेट नहीं है. इससे पहले आंध्र प्रदेश और हरियाणा भी ऐसे लॉस पास कर चुके हैं. ठीक है. तो प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह के रिजर्वेशंस को इंप्लीमेंट करना. ऑब्वियसली जैसे जैसे आप पे ब्रैकेट में ऊपर जाते हैं, देन यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट योर चॉइसेस. ठीक है. अगर मैं किसी को फॉर एग्जांपल एक काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट पे कर रहा हूँ, देन आई वांट हिम टू बी द बेस्ट. आई डोंट वांट हिम कि चाहे वो बेस्ट मुझे कहीं से भी मिले. अगर मैं कोई फॉर लेट्स से अगर मैं एक वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर रहा हूँ कंपनी के लिए, तो मैं फिर इस रेस्ट्रिक्शन में नहीं फंसता कि यार वो मेरे स्टेट में से ही होना चाहिए. बट ही शुड बी एबल इनफ टू डिलीवर. दैट इज माई ओनली कंसर्न एज अ प्राइवेट कंपनी. बट द सेम अप्लाइज फॉर लोअर लेवल जॉब्स ऑल्सो. सो आई डोंट नो हाउ प्राइवेट सेक्टर विल टेक इट, बट दिस हैज बिकम अ लॉ इन झारखंड. अच्छा. देखो गवर्नमेंट ने एक और इंटरेस्टिंग नागालैंड में डेवलपमेंट किया है. सीज फायर विद NSCN निकी ग्रुप.
ठीक है। तो गवर्नमेंट पिछले 2 सालों से 3 सालों से आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी इंसर्जेंट फैक्शंस हैं उनके साथ या तो गवर्नमेंट ने सीज फायर एग्रीमेंट किया है या फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया है, चाहे वो नागालैंड के बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हों, चाहे वो आसाम के ग्रुप्स हों, बोडोलैंड हो, ठीक है। तो अभी थोड़े टाइम पहले मतलब अभी 2-3 दिन पहले हमने बात की थी कि करबी अंगलोंग रीजन में, असम के करबी अंगलोंग रीजन में गवर्नमेंट ने 5 इंसर्जेंट फैक्शंस के साथ पीस एग्रीमेंट किया था और अभी उन्होंने NSCN के साथ भी सीज फायर एग्रीमेंट किया है। तो यूनियन गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू अ 1 ईयर सीज फायर एग्रीमेंट विद द NSCN निकी ग्रुप। सेंटर हैज ऑलरेडी साइंड अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद सेवरल अदर ग्रुप्स इन नागालैंड। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिस्टोर अ पीस इन नागालैंड, ठीक है। तो विच इज अ गुड थिंग, राइट। वी विल ट्राई टू रिड्यूस द डिस्प्यूट्स, ट्राई टू रिड्यूस द वायलेंस, जितना ज़्यादा अच्छे से हो सकता है उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम अप्रूव्स 12 नेम्स एज परमानेंट जजेस। देखो सुप्रीम कोर्ट, जैसा मैंने कहा कि इट इज मेड अ मिशन दैट इट वांट्स टू फिल अप जुडिशियल वैकेंसीज एज फास्ट एज पॉसिबल। देखो अभी पिछले कुछ टाइम में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है। 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस कोलेजियम ने रेकमेंड किए थे, फिर 68 जजेस हाई कोर्ट के लिए कोलेजियम ने रेकमेंड किए थे और अब ये परमानेंट जजेस के नाम आए हैं, ठीक है। इसी बीच में गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी कि ट्रिब्यूनल वैकेंसीज वो फिल करें, ठीक है। तो यानी द सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू फिल द लेक्यूना ऑफ वैकेंसीज इन द जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। अब परमानेंट जज का फंडा क्या होता है कि हाई कोर्ट में आप पहले एक एडिशनल जज बनते हो और फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड यू विल बी रिकमेंडेड एज टू बिकम अ परमानेंट जज। तो गवर्नमेंट ने अभी 12 नाम दिए उन लोगों के जो एडिशनल जज हैं और परमानेंट जज अब बन सकते हैं, ठीक है। सो एलिवेशन टू द हाई कोर्ट बेंच इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ वर्क एज एन एडिशनल जज बिफोर द कोलेजियम रेकमेंड्स यू फॉर अ परमानेंट जजशिप, ठीक है। इस समय कुछ डेटा भी दिया इस आर्टिकल में कि 25 हाई कोर्ट्स हैव ओवर 465 वैकेंसीज। तकरीबन देश में जो 25 हाई कोर्ट्स हैं उनमें 465 वैकेंसीज हैं। इनमें एडिशनल जज की कुछ वैकेंसीज हैं, कुछ परमानेंट जज की वैकेंसीज हैं, ठीक है। दिस इज ओवर 41% ऑफ द टोटल सैंक्शन जुडिशियल स्ट्रेंथ ऑफ 1098, यानी टोटल 1098 जजेस हो सकते हैं हाई कोर्ट में, उनमें से 41% तो अभी पोजीशंस खाली हैं, विच इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओके, अभी एक नया पैनल सेटअप किया गया है। अ न्यू पैनल इज सेटअप टू ड्राफ्ट अ बिल ऑन ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। सो गवर्नमेंट सेज विद चेंजिंग टाइम्स वी नीड अ न्यू लॉ, अ न्यू बिल ऑन ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, हु इज द DCGI मिस्टर VG सोमानी, उनकी लीडरशिप में एक 8 मेंबर कमेटी सेटअप की गई है। 8 मेंबर पैनल इज हेडेड बाय DGCI VG सोमानी एंड दे विल कम अप विद द न्यू गाइडलाइंस बाय 30th of November, ठीक है। 30th of November तक ये नया लॉ आएगा एंड वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग अपडेट इन टुडेज न्यूज़पेपर। अब देखते हैं, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो PLIs इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो टेक्सटाइल सेक्टर को रिवाइव करने के लिए और टेक्सटाइल में लीडरशिप हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नया स्कीम अनाउंस किया है। देखो क्या खास बात है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इसमें। सो द स्कीम आउटले इज 10,683 crores, ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। So incentives are designed to encourage investment in new capacities in man-made fiber apparel, man-made fiber fabrics and products of technical textiles। तो देखो इस चीज को थोड़ा सा समझो। आर्टिकल क्या कहता है कि इंडिया में ज्यादातर टेक्सटाइल्स में जो काम हो रहा है वो कॉटन में हो रहा है और दुनिया भर में जो ज्यादा टेक्सटाइल्स में काम हो रहा है वो मैन मेड फैब्रिक में, मैन मेड फाइबर में और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में हो रहा है और इंडिया में अभी उस पर इतना ध्यान दिया नहीं जा रहा है। तो हमें दुनिया के साथ चलने की ज़रूरत है, इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि इस फील्ड को हम एनकरेज करने के लिए इंसेंटिव्स दे रहे हैं। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स द स्कीम टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ 19,000 crores एंड क्रिएटिंग मोर देन 7.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो इंसेंटिव्स दिए हैं उससे हम ये मान के चलते हैं कि 19,000 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा और 7.5 लाख नई जॉब्स जनरेट होंगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स मेड इन रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज विल बी गिवन प्रायोरिटी, ठीक है। देखो यहां पर मैंने बताया 2/3 ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आर नाउ कॉटन बेस्ड, जबकि 70% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज हैपनिंग इन MMF बेस्ड, मैन मेड फाइबर बेस्ड, मैन मेड अपैरल बेस्ड और टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो इंडियाज फोकस ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स इन MMF सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इट्स एबिलिटी टू compete ग्लोबली। सो टू compete ग्लोबली वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स समथिंग विच इज डिमांडेड ग्लोबली, राइट।
तो गवर्नमेंट ने दो कैटेगरीज बनाई है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर 300 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आप एमएमएफ के एरिया में करते हो, मैन मेड फाइबर के एरिया में, मैन मेड फैब्रिक के एरिया में करते हो, तो आपको फर्स्ट स्कीम के फर्स्ट पार्ट में बेनिफिट किया जाएगा, और अगर आप 100 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको स्कीम के सेकंड पार्ट में बेनिफिट दिया जाएगा। इस तरह के दो गवर्नमेंट ने कैटेगरीज बनाए हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस स्कीम ऑन टेक्सटाइल्स। ओके, अनदर इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव इन इकोनॉमिक सेक्शन, ठीक है। देखो, इकोनॉमी में हमेशा पॉलिसी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया। जो बिजनेस जीके वाला पार्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीईओ कौन हुआ, मर्जर्स एंड एक्विजिशन क्या हुआ, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ये सारी चीजें हमें नहीं देखनी है। बट इकोनॉमिक पॉलिसी वाला जो पार्ट है, किसी भी सेक्टर के लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी, कोई इंपॉर्टेंट इंसेंटिव अनाउंस होता है, तो वो सब चीजें हमें थोड़ा सा डिटेल में कवर करना है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, नाउ विल टॉक अबाउट द एडिटोरियल्स पार्ट। देखो, मोदी जी हैज अनाउंस्ड नेशनल हाइड्रोजन मिशन, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू सम ऑफ यू दैट green hydrogen is going to be a very hot topic. Please study this topic in detail, make a note of yourself, and this is a fantastic article on green hydrogen, really fantastic article. Please go through this article. काफ़ी अच्छे insights इसमें देता है, काफ़ी कुछ important facts मैंने इस वीडियो में भी कवर किए हैं, ठीक है। देखो, so what it says is that scientists have for years been engaged in the quest of discovering alternative fuels. तो obviously जो currently हम fossil fuels use कर रहे हैं उससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। It says that on an average about 830 million tons per annum कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। तो obviously you know, as a community what do we want? We want cleaner fuels, ठीक है, greener fuels, cleaner fuels। तो उसके लिए गवर्नमेंट, it says that the governments across the world are placing their bets on green hydrogen। तो दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी अ सोल्यूशन टुवर्ड्स दिस। कैसे? हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द प्लैनेट। हाइड्रोजन काफी अच्छी क्वांटिटी में हमारे प्लैनेट पर अवेलेबल है, ठीक है, बट रेयरली इन इट्स प्योर फॉर्म विच इज हाउ वी नीड इट। तो हाइड्रोजन अवेलेबल तो है, फॉर एग्जाम्पल पानी, राइट, वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द प्लैनेट, बट और हाइड्रोजन इज, व्हाट इज वाटर? H2O, राइट। बट हाइड्रोजन अपनी प्योर फॉर्म में, क्लीन फॉर्म में जैसे हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होता है, वैसे अवेलेबल नहीं है, और उसका एक्सट्रैक्शन अपने आप में कॉस्टली अफेयर है, विच इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, ठीक है। इट हैज एन एनर्जी डेंसिटी ऑलमोस्ट 3 times दैट ऑफ डीजल। मतलब डीजल जितना जल के जितनी एनर्जी देगा, उतना हाइड्रोजन जल के उससे 3 गुना ज्यादा एनर्जी दे सकता है, ठीक है। दिस फिनोमेना मेक्स इट अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। सो हाइड्रोजन इज कैन बी मच मोर यूजफुल देन योर पेट्रोलियम और डीजल। But the challenge is to compress or liquefy the liquid hydrogen. It needs to be kept at minus 253 degrees Celsius, far below the temperature of minus 163 degrees Celsius in case of liquefied natural gas, which makes it a costly affair. तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें हाइड्रोजन को कंप्रेस करके रखना, उसको उसके जिस टेम्परेचर पे वो चाहिए होता है उसे स्टोर करके रखना एक बहुत मुश्किल काम है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ कॉस्टली अफेयर, ठीक है। अब हाइड्रोजन को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि ब्लैक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, पिंक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस बट यूजिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर सोर्सेस, और ग्रीन हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पानी से आप हाइड्रोजन को सेपरेट करते हो इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करके। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन हाइड्रोजन एंड पिंक हाइड्रोजन? पिंक हाइड्रोजन में ये प्रोसेस न्यूक्लियर एनर्जी यूज करके किया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन में ये प्रोसेस रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी यूज करके किया जाता है, यानी कंप्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस होता है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो that's why people are bullish about green hydrogen because it's an environment friendly, it's not dependent on any other fuel. But the production cost of green hydrogen has been considered to be a prime obstacle. तो green hydrogen है तो बहुत अच्छा, ठीक है, हमारे को कहते हैं कि अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, कंप्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक से बनता है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इट? कॉस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, the production cost of green hydrogen is expected to be around $1.5 per kg by the year 2030। तो देखो, ये हमने रिलायंस के मिशन के बारे में भी बात की थी कि आज की तारीख में हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट फॉर 1 kg रुपीज $3 to $6.5, ठीक है। और बाय 2030 मिस्टर मुकेश अंबानी ने कहा था कि हम इतनी एनर्जी बना लेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन वी कैन एक्सट्रैक्ट अंडर $1, ठीक है। अब ये कितना हो पाता है? अभी इनके एस्टिमेट के हिसाब से $1.5 पे मिलने लग जाएगा बाय 2030।
अच्छा, इवन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इंडिया को छोड़ो, इवन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जिनके पास खुद के तेल के कुएं हैं, कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पेट्रोल और डीजल के भरोसे गाड़ी चलेगी नहीं लंबे टाइम तक. सो दे आर ऑल्सो वर्किंग टू बिकम अ हाइड्रोजन हब. सो फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया का टेम्परेचर जाता है समर्स में अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस. सो दे वर क्वाइट अ पोटेंशियल टू जनरेट सोलर एनर्जी. तो उनके पास बड़े लैंड बैंक्स हैं जहां पर वो सोलर एनर्जी हार्नेस कर रहे हैं. उस सोलर एनर्जी से ये इलेक्ट्रोलिसिस करके ग्रीन हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने का प्लान कर रहे हैं. इट इज वर्किंग टू एस्टैब्लिश अ $5 बिलियन ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. $5 बिलियन खर्च करके ग्रीन हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं ये. ठीक है, सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे, उससे इलेक्ट्रोलिसिस करके ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे. ठीक है, इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो इवन कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया विच आर ऑयल रिच कंट्री, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू बिकम मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. इंडिया में क्या हो रहा है देखो, पहले तो इंडिया के हालात समझते हैं. वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री, दुनिया में 4थी सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे यहाँ कंज्यूम होती है. ठीक है, आफ्टर चाइना, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन. और हम यूरोपियन यूनियन को बाई 2030 रिप्लेस कर देंगे. यानी चाइना और यूएसए के बाद हमारा ही नंबर आएगा एनर्जी कंज्यूम करने में. अब इतनी एनर्जी कंज्यूम करने के लिए एनर्जी चाहिए तो सही, वो कहाँ से जनरेट होगी. ठीक है, इसीलिए हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स कितना ही बढ़ा लेंगे हम. ठीक है, तो इंडियन रेलवेज हैव अनाउंस्ड द कंट्रीज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन. तो इंडियन रेलवेज ने इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट किया था कुछ टाइम पहले. हरियाणा में सोनीपत से जिंद तक चलेगी ये ट्रेन. ठीक है, तो डीजल इंजन को रेट्रोफिट करके चेंज करके हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड इंजन लगाएंगे. ठीक है, तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट टू सी. तो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स इस आर्टिकल में. प्लीज गो थ्रू दिस आर्टिकल एंड प्रिपेयर योर ओन नोट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन. अच्छा, लैग बिटवीन जेब्स. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केरला हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसके ऊपर ये आर्टिकल आया है. तो देखो, कोविशील्ड इस समय एक वैक्सीन है, कोविशील्ड जो लग रही है उसमें कितना गैप है दोनों डोजेस के बीच में, 84 डेज का. ठीक है, यानी आपने वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाया तो सेकंड डोज के लिए 84 डेज का गैप चाहिए होता है. तो केरला हाईकोर्ट में एक कंपनी ने एक पिटीशन लगाई. उन्होंने ये कहा कि हमारे एम्प्लॉयज़ की फर्स्ट डोज लग चुकी और उनमें से कुछ ये चाहते हैं कि हम जल्दी सिक्योर हो जाए दूसरी डोज लगा करके. तो आप वो चाहते हैं कि 1 महीने में ही आप 28 डेज जो कोवैक्सीन का टाइम पीरियड है, जो बाकी वैक्सीन दी जा रही है, हम चाहते हैं कि आप 28 डेज में हमें दूसरी डोज लगा दो. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ये अलाउ करना चाहिए. और केरला हाईकोर्ट ने उनकी बात को जायज मानते हुए वहां पे गवर्नमेंट को कहा कि आप अलाउ करो कि जो लोग जल्दी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, जल्दी सेकंड डोज लगवाना चाहते हैं, वो 28 दिन बाद लगा लें. सो केरला हाईकोर्ट इंटरवेंशन regarding the two doses of Covishield vaccine, regarding the time lag between the two doses of Covishield vaccine is interesting. It has asked the government to allow the scheduling of the second dose 4 weeks after the first for those who want it. तो उसने क्या कहा गवर्नमेंट को, जिन लोगों को लगवाना चाहते हैं, जल्दी लगवाना चाहते हैं, आप उनको अलाउ कर दो, 1 महीने के बाद आप अलाउ कर दो. ठीक है, तो ऑथर इज इन फेवर ऑफ दिस, ऑथर इज सपोर्टिंग दिस. तो पिटिशनर ने क्या कहा है कि जो लोग फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको भी तो अलाउ कर रहे हो. जो लोग विदेशों में जा रहे हैं उनको भी तो आप अलाउ कर रहे हो कोविशील्ड की दूसरी डोज जल्दी लगवाने के लिए. तो जब वो लगवा सकते हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा तो इनको क्यों होगा. ठीक है, तो केरला हाईकोर्ट ने इसको बिल्कुल सही मानते हुए इससे डिस्क्रिमिनेशन किया है कि आप उन लोगों को तो फैसिलिटी दे रहे हो. ठीक है, और यूनियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि वो तो एक कंटिजेंसी है, उनको बेचारों को जल्दी जाना पड़ रहा है किसी वजह से किसी दूसरे देश में, तो उनको हमें अलाउ करना पड़ रहा है, बट बाकी लोगों के लिए हम ये अलाउ नहीं करना चाह रहे हैं. बट केरला हाईकोर्ट सेड कि भैया केरला में तो आपको करना पड़ेगा, 1 महीने के बाद 28 डेज के बाद दूसरी डोज जो लोग जल्दी लगवाना चाहते हैं आप उनको अलाउ कर दो. अब प्रॉब्लम क्या है इस पूरी मैकेनिक्स में, एफिकेसी, एफिशिएंसी, साइंस तो अपनी जगह पर है, बट एक और फंडा ये भी है कि अगर सब लोग जल्दी वैक्सीन लगा लेंगे तो सेकेंड डोज जिनको जल्दी लग जाएगी तो बाकी लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उन तक शायद नहीं पहुंच पाएगी. ठीक है, ये एक फंडा था कि वैक्सीन के बीच में जो गैप रखने का, ये भी एक बहुत बड़ा फंडा था. तो इट इज फेयरली ऑब्वियस दैट अ डिलेड सेकंड डोज इनेबल्स रीचिंग मोर पीपल फॉर देयर फर्स्ट डोज. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप लोगों को सेकंड डोज थोड़े टाइम तक लगा रहे हो तो ज़्यादा लोगों तक फर्स्ट डोज पहुंच पा रही है, ज़्यादा आपके रिसोर्सेज जो है वो फर्स्ट डोज लगा पाने में जा रहे हैं. तो अगर आप The order to allow earlier administration of second dose could impinge on the public health objective of giving some protection to more people rather than full protection to fewer people. मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ज़्यादा ऐसे लोग ले लो जिनको दोनों डोज लग गई है, या आप ज़्यादा ऐसे लोग ले लो जिनको एटलीस्ट फर्स्ट डोज लग गई है. ठीक है, तो अगर आप फुल प्रोटेक्शन की तरफ जाओगे तो आप मोर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो. ठीक है, बट जैसे जैसे वैक्सीनेशन का पेस बढ़ रहा है, अब काफ़ी संख्या ऐसी हो गई है जिनको सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वैक्सीन लग गई है, तो अब शायद ये 84 डे का पीरियड ऑथर कहता है कि
कम कर देना चाहिए, इसको 28 डेज तक ले आना चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल अबाउट वैक्सीनेशन। देन द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे इज ऑन ओडिशा। ओडिशा की कोटा पॉलिसी के बारे में। देखो, ओडिशा गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम पहले एक बड़े इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 15% सीट्स उन बच्चों के लिए होनी चाहिए जो गवर्नमेंट स्कूल से निकले। अच्छा, अब पहले कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आया, फिर इकोनॉमी बेस्ड हुआ, अब ये स्कूल बेस्ड आ गया कि अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है तो 15% सीटें आपके लिए। ठीक है, ऐसा क्यों उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा? उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, इनके पास पैसे नहीं है कोचिंग में जा सके, इनके पास पैसे नहीं है कि अच्छी किताबें ले सके, तो इनको आप रिजर्वेशन दे दो। ठीक है, बट इन अ वे इट इज बेसिकली टेलिंग ऑन द ओडिशा गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू टीच इट्स किड्स ना, कि गवर्नमेंट स्कूल्स में आप इतने अच्छे रिसोर्सेज दे ही नहीं पा रहे हो, कि उन लोगों को इतनी अच्छी एजुकेशन दे ही नहीं पा रहे हो कि वो अपने दम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट कर सकें। ठीक है, सो इट्स गिव्स यू डेटा अबाउट 62% ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया। इट्स नॉट जस्ट ओडिशा डेटा, कि ओवरऑल इंडिया में तकरीबन 62% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स में, 38% प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। इनमें से कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अच्छे एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी मिक्स्ड अप बैग है। ठीक है, तो it says that the government seems to be admitting that it has failed in its duty to provide the majority of the students with good education. So what is the initiative taken by the Odisha government? It has proposed a 15% reservation for government school students in medical and engineering colleges. Okay, so this is also one interesting article in today's newspaper. With this I wrap the stories for today. अब हम questions पे बात करते हैं। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कब एस्टैब्लिश हुआ। आप में से काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, आई एम हैप्पी दैट देखो, एक बार रिस्पॉन्ड करना, एक बार आंसर पोस्ट करना आसान होता है, बट सम ऑफ यू हैव कंटिन्यूड दिस हैबिट। ठीक है, इट्स योर हैबिट्स विच विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो डेली कुछ आंसर्स फाइंड आउट करना, डेली कुछ नए क्वेश्चंस करना, इट्स अ गुड हैबिट, प्लीज कीप इट अप। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में एस्टैब्लिश हुआ था। अब आज हमने टेक्सटाइल्स के लिए नई स्कीम सोची है, तो आप मुझे बताएंगे इंडिया में यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स कौन है। ठीक है, आई रिपीट माय क्वेश्चन, हु इज द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स इन इंडिया। आप अपना आंसर अगेन कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। कल इसको डिस्कस करेंगे विद सम न्यू स्टोरीज। टिल देन टेक केयर एंड कीप रीडिंग।